Hello, hi, salam, namaste, a very warm welcome of each and every one of you on this YouTube channel. This is your mentor Rahul Parmar for the subject economics and लेकर आ गया हूं आप सब लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर क्लास 12th के इकोनॉमिक्स फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई के जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। कॉमर्स वाले बच्चे भी बेसिकली जनरली इकोनॉमिक्स ऑप्ट करते हैं और कई बार ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर लेते हैं। तो उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे ही बच्चों के लिए जो कि 12th के अंदर इकोनॉमिक्स बेसिकली ले चुके हैं, उनके लिए ये जो सीरीज है ये बहुत ज्यादा रामबाण साबित होने वाली है। बिकॉज इस सीरीज में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 12th सीबीएसई के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टाइम टू टाइम बहुत सारे वीडियोस आएंगे अपने इस चैनल के ऊपर, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है उसको बहुत शानदार मजबूत कर सकते हो और उस प्रिपरेशन को दे सकते हो धार। तो हम लोग जो आज चैप्टर शुरू करेंगे उस चैप्टर का नाम है दोस्तों नेशनल इनकम, जो कि 12th सीबीएसई में मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे फर्स्ट टॉपिक है ना। अब जब हम लोग क्लास 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो क्या है। सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या कंटेंट्स हैं। यानी इफ यू आर गोइंग टू बेसिकली वी कैन से, अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो तो आपको उस डेस्टिनेशन का रूट पता होना चाहिए, उस डेस्टिनेशन का एक मैप पता होना चाहिए कि आप अपनी पोजीशन से, अपने लोकेशन से उस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचोगे। तो सिमिलरली आप लोगों के लिए क्लास 12 सीबीएसई में इकोनॉमिक्स के कोर्स को पूरा करना और साथ ही साथ में उसमें बेहतरीन मार्क्स लेके आना, ये आपकी मंजिल है, ये आपकी डेस्टिनेशन है। और आप अभी ऐसी पोजीशन पे खड़े हो जहां पे आपको नहीं पता कि क्लास 12 सीबीएसई में क्या है, क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो उन सारी चीजों को पहले समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। हम लोग पूरा लेआउट समझेंगे कि क्या क्या कोर्स कंटेंट है हमारा, क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है क्लास 12 सीबीएसई की इकोनॉमिक्स के अंदर। एंड देन आफ्टर मैं आपके मेन कंटेंट के ऊपर आपके साथ में जंप करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो क्लास 12 सीबीएसई का जो इकोनॉमिक्स है ना, अभी ये बेसिकली क्लासेस है फॉर द सेशन 2024-25 के लिए। ऑलराइट, क्या दोस्तों 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। कितने मार्क्स का पेपर होता है? 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है ना। एंड दीज 80 मार्क्स आर डिवाइडेड इनटू टू सब्जेक्ट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपको देंगे 40-40 मार्क्स। क्या देने वाले हैं सर? आपको 40-40 मार्क्स ये दोनों सब्जेक्ट आपको देंगे, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये भी 40 मार्क्स का आएगा, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, जिसको हम लोग शॉर्ट के अंदर आईईडी के नाम से बुलाते हैं, है ना, ये भी कितने मार्क्स का आएगा? 40 मार्क्स का आने वाला है। अब हम लोग अगर बात करें कि यूनिट नंबर 1 है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो टोटल 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। कितने यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है? 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। अगर मैं बात करूं, जो सबसे पहली यूनिट आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, वो कौन सी है दोस्तों? वो यूनिट है आपकी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो आपको देगी टोटल 10 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। ये यूनिट नंबर 1 है, आपको देगी है 10 मार्क्स। देन आफ्टर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेकंड यूनिट जो है वो है दोस्तों मनी एंड बैंकिंग। कौन सी है दोस्तों? मनी एंड बैंकिंग। तो दिस इज द सेकंड यूनिट, मनी एंड बैंकिंग। और ये यूनिट आपको कितने मार्क्स देती है? ये यूनिट आपको देती है 6 मार्क्स। छोटी सी यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर हैं, मनी एंड बैंकिंग। मनी क्या होता है, मनी के फंक्शंस क्या है, मनी के टाइप्स क्या है, मनी का और क्या क्या फंक्शंस के लिए मनी काम आ सकती है, टाइप्स ऑफ मनी क्या होता है, दीज ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इट, ओके, इन दिस। डिमांड ऑफ मनी क्या है, सप्लाई ऑफ मनी क्या है। देन आफ्टर बैंकिंग के अंदर कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 2 है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको छोटे छोटे से 2 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो अपना यूनिट नंबर 3 है, अगेन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम लोग एडीएएस वाला यूनिट भी बोलते हैं ना, जिसको हम लोग एडीएएस वाला यूनिट भी बोलते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है, एक तो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 1, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा वेटेज वाली यूनिट भी है, और इसका वेटेज कितना है दोस्तों? 12 मार्क्स इज द वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। 12 नंबर का वेटेज है इस यूनिट का। तो सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये यूनिट आप लोगों के लिए होने वाला है ना। 3 चैप्टर्स होंगे बेसिकली। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे 2 लंबे यूनिट्स की बात करूं तो वो यही है, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3, विच इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और यूनिट नंबर 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो यूनिट नंबर 4, अगर
मैक्रो इकोनॉमिक्स से सबसे छोटी यूनिट के बारे में बात करूं, यानी एक सिंगल चैप्टर अपने आप में यूनिट है और ये कितने मार्क्स देके जाएगा आपको 6 मार्क्स। सोच के देखिए, नेशनल इनकम में इतना सारा पढ़ोगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, है ना। मनी एंड बैंकिंग में 2 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में भी इतना सारा पढ़ोगे तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। जबकि यूनिट नंबर 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ोगे एंड यू विल गेट द 6 मार्क्स। अब 2 MCQs और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 MCQ एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 6 मार्क का सिंगल क्वेश्चन आ सकता है। इट कुड बी एनीथिंग, देयर आर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। फिर लास्टली हम लोग बात करें तो ये है बेटा अपनी यूनिट नंबर 5। कौन सी है सर? यूनिट नंबर 5, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर्स आएंगे, है ना। एक तो चैप्टर आएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक आएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज, है ना। एक आएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज। ये 2 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये यूनिट भी आपकी 6 मार्क्स की है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, जो आपके मार्क्स हो गए 10, 6, 12, 6 और 6, ये मिला के जो टोटल मार्क्स आपके होते हैं ये कितने हो गए दोस्तों? 40 मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स में से, है ना। और अगर इनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, हमें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में मजा आता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेशनल इनकम वाले चैप्टर में से, ओके। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे जनरली अपने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले क्वेश्चन में से। मनी एंड बैंकिंग में से भी एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है, मनी मल्टीप्लायर का। और गवर्नमेंट बजट में से भी एक आध क्वेश्चन आप लोगों को कई बार देखने को मिल जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट का या फिस्कल डेफिसिट का, है ना। तो जनरली जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, तो वो देखने को मिलेंगे आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में, प्रैक्टिकल कह लो या न्यूमेरिकल कह लो, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में प्रैक्टिकल कह लो या न्यूमेरिकल कह लो। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि सबको ये बातें बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जब आप पढ़ना शुरू करोगे इस पर्टिकुलर लेक्चर से नेशनल इनकम को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर किसी भी तरह का आपका सजेशन हो या फिर कोई भी आपको डाउट आता हो, ठीक है ना, उस डाउट को आप लोगों को करना है बहुत सिंपल सी चीज, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट कर देना है। मैं पर्सनली उन कमेंट्स को देखूंगा और कुछ भी अगर इंप्रूवमेंट के चांसेस मुझे लगते हैं कि नहीं यार आप लोगों की ये डिमांड है वो मुझे चीज लेके आनी चाहिए, तो मैं वो सबसे पहले लेके आऊंगा, ठीक है। क्लियर? तो यूँ समझ लीजिए कि भैया आपका हुक्म सर आंखों पर, ठीक है। हाँ, वो हुक्म जेन्युइन होना चाहिए, स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या है दोस्तों? देखो, टोटल अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी की बुक देखोगे उसमें 10 चैप्टर है, जिसमें तो 2 चैप्टर पे टोटली रिमूव हो चुके हैं। एक चैप्टर तो है पॉवर्टी, गवर्नमेंट बोलती है भैया गरीबी है ही नहीं हमारे देश में, है ना। और एक चैप्टर नंबर 8 है इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट बोलती है वो तो हम लोग बहुत अच्छा कर चुके हैं, ठीक है। सो ये 2 चैप्टर जो है दे हैव बीन कंप्लीटली रिमूव्ड। तो जो यूनिट नंबर 6 आपको देखने को मिल रही है, जिसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ठीक है। ये जो आपकी यूनिट है ये 12 मार्क्स की यूनिट है। कितने मार्क्स की यूनिट है दोस्तों? ये जो यूनिट है आपकी ये 12 मार्क्स की यूनिट है, ठीक है ना। ये 12 मार्क्स की यूनिट है आपकी, ऑलराइट। क्या? तो ये 12 मार्क्स की आपकी यूनिट मिलेगी। यानी इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स है ना। इट हैज 3 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। 3 चैप्टर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, टोटली 3 चैप्टर्स है ना। सबसे पहला इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर दूसरा है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, एंड तीसरा जो चैप्टर है अपने पास दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ठीक है। क्लियर? सो ये 3 यूनिट्स, 3 चैप्टर्स आप लोगों को इस यूनिट में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको देंगे 12 मार्क्स। फिर जो नेक्स्ट चीज आती है आपके पास में दैट इज व्हाट? दैट इज आपका यूनिट नंबर 7, जो है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। और यहाँ पे इन टोटल आपको 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे सर? 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। अब ये 4 चैप्टर्स दोस्तों कौन कौन से हैं? इन 4 चैप्टर्स की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर तो आपके पास आ जाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा सर रूरल डेवलपमेंट, ऑलराइट। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा एम्प्लॉयमेंट, है ना, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड रिलेटेड इश्यूज। और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा दैट इज एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 4 चैप्टर्स जो हैं आपको ये यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर यूनिट नंबर 7 के अंदर, ऑलराइट। अब इसके बाद में और आगे बात करें कि यूनिट नंबर 8 जो है, ठीक है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है सर? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है यूनिट नंबर 8, क्योंकि सिंगल यूनिट जैसे गवर्नमेंट बजट सिंगल चैप्टर 6 मार्क्स का था, है ना, वैसे ही यूनिट नंबर 8 में अकेला चैप्टर है और ये कितने मार्क्स का है सर? 8 मार्क्स का,
तो सोच के देखो, एक सिंगल चैप्टर पढ़ोगे एंड दैट विल गिव यू 8 मार्क्स। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद इट्स नेबर्स, है ना। अब नेबर्स कौन से हैं, ठीक है ना, एक अपना पड़ोसी जो ऊपर बैठा है पाकिस्तान, ठीक है, क्लियर। एक उससे भी ऊपर बैठा है साइड में चाइना, और एक हो गया इंडिया। तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ये हमारे तीनों नेबर, बेसिकली दोनों नेबर्स हैं, और हम तीनों नेबरिंग कंट्रीज हैं। इन तीनों की नेबरिंग कंट्रीज का जो बेसिकली डेवलपमेंटल प्रोसीजर है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ऑलमोस्ट सेम टाइम के ऊपर क्या हुआ था, शुरू हुआ था। तो हम क्या देखने वाले हैं कि इन तीनों कंट्रीज का जो डेवलपमेंट प्रोसीजर लगभग सेम टाइम पे शुरू हुआ। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 के अंदर, 1947 में। हमसे एक दिन पहले बेसिकली जो पाकिस्तान है वो हमसे आज़ाद हुआ था, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको पीआरसी बोलते हैं, है ना, वो 1949 के अंदर एज अ कम्युनिस्ट पार्टी एक बेसिकली सेटअप हुआ था, ठीक है ना, क्लियर। तो हम तीनों का ही लगभग जो डेवलपमेंट पाथ है वो लगभग सेम टाइम पे शुरू हुआ, लेकिन आज तीनों की ही कंडीशन क्या है, बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग अपने नेबरिंग नेशंस के साथ में हमारा स्टेटस क्या है उसको भी क्या कर लें, एक बार स्टडी कर लें, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, ये बेसिक जो चीज है वो इस यूनिट नंबर 8 में आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। तो आई थिंक कि ओवरव्यू आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अब इस ओवरव्यू को बिना स्किप किए सुनोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। रीजन बीइंग कि एक बार अगर ओवरव्यू समझ में आ गया कि हमको किस ट्रैक पे चलना है, तो इट बिकम्स रियली वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द एंटायर चैप्टर, टू अंडरस्टैंड द एंटायर कंटेंट। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या है आगे बात, इसको देखते हैं ना। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, देखिए आइए हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले सर किसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की जैसे ही शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो क्लास 11th में या तो आप लोग पढ़ के आए होंगे माइक्रो मैक्रो क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आप क्लास 11 में सीबीएसई के ही स्टूडेंट थे तो यू मस्ट हैव कवर्ड दीज ऑल थिंग्स, ओके, इन क्लास 11 सीबीएसई की व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन आपकी जो काम की चीज है वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ना, या फिर ये मैक्रो वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ। तो दोस्तों एक बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखना है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें जो मैक्रो वर्ड है, कौन सा है वर्ड, मैक्रो वर्ड जो है, ये वर्ड बेसिकली ड्राइव हुआ है बेटा ग्रीक वर्ड, ठीक है ना। ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड मैक्रोज से। कहां से ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड मैक्रोज से, ठीक है ना। अब ये जो ग्रीक वर्ड मैक्रोज है, इस मैक्रोज का मीनिंग क्या है, इस मैक्रोज का मीनिंग है बेटा लार्ज। क्या मीनिंग है, लार्ज, ठीक है ना। इस मैक्रोज का मीनिंग है लार्ज या फिर बिग, ठीक है। तो जब हम लोग लार्जर लेवल पे पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट मान के जब उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहाँ डिस्कस होती है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ना। दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, एक इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम, यार मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, है ना, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, ठीक है। या फिर मेरे को एक्स चीज़ खरीदनी है, मेरे को एक मोबाइल खरीदना है, मेरा बजट 10,000 रुपये, मैं कौन सा मोबाइल खरीदूँ। तो ये मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि मुझे क्या खरीदना है, कितना खरीदना है ना। ऐसे एक प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम हो सकती है कि मुझे क्या बनाना है, कितना बनाना है, तो ये उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर जब हम लोग बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट, तो नेशन में कोई एक सिंगल पर्सन तो अनएम्प्लॉयड नहीं है ना, नेशन में बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसा इशू है, इंडिविजुअल पर्सन को अफेक्ट करने वाला इशू है या फिर पूरी इकोनॉमी को एज अ होल अफेक्ट करता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द इशू व्हिच अफेक्ट्स द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को, है ना, अफेक्ट करता है। पॉवर्टी की अगर हम लोग बात करें तो कोई एक सिंगल पर्सन पुअर है या 2% पुअर है, क्या बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो पुअर है, समझ गए। अगर आप मेरे डिमांड के बारे में बात करो, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, तो एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि पूरे नेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबकी डिमांड क्या है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक एग्रीगेट डिमांड कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबसे पहले शेयर करेंगे, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। वंस वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट, देन आफ्टर वी विल जंप टू नेशनल इनकम, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करते करते छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू, ताकि आपको बहुत ज्यादा यूं ऐसा भी ना हो कि यार मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू आप लोगों का जो कोर्स है हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले अगर बात कर ली जाए कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, सबसे पहले तो ठीक है ना। तो देखो लिखी हुई बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हकीकत में इन बातों का मतलब बहुत सिंपल सा है, वही जो चीज आप पढ़ के आए हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसे,
तो देखो हमने बात करी थी क्लास 11th के अंदर, आप सबने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है ना। एक तो ब्रांच होती है बेटा माइक्रो, है ना, छोटी ब्रांच जो छोटे छोटे इश्यूज को डिस्कस करती है, इंडिविजुअल्स के इश्यूज को डिस्कस करती है। और एक ब्रांच है मैक्रो, जो बड़े बड़े इश्यूज को, यानी पूरी इकोनॉमी को जब आप कॉमन यूनिट मान लेते हो तो ऐसे इश्यूज को क्या करती है, इससे डील करती है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम लोग बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है किसको, बिहेवियर को एंड परफॉर्मेंस को ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान के उस पूरी सिंगल यूनिट की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होगी उसको जब हम लोग स्टडी करते हैं या जब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये कहाँ करते हैं हम लोग, ये हम लोग करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर बोल रहा है कि मुझे कितना खरीदना है मुझे पता नहीं है ना, एक कंज्यूमर बोल रहा है मुझे कितना खरीदना है मुझे पता नहीं है, बताओ मुझे कितना खरीदना चाहिए, मुझे कहाँ कंजप्शन स्टॉप कर देना चाहिए। तो ऐसा जो डिस्कशन है ये हम कहाँ करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ऐसा जो डिस्कशन है ये हम कहाँ करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि पूरे इकोनॉमी को कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, है ना, पूरी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, या पूरी इकोनॉमी के अंदर उनकी नेशनल इनकम क्या है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स है ये हम किस में डील करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डील करते हैं। ठीक है, तो पूरी इकोनॉमी के कॉमन इश्यूज को जब आप लोग एड्रेस करते हो या उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हो तो ये कहां पढ़ा जाता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स that studies the behavior and performance of an economy as a whole and tries to address the situations or problems, ऐसी situations और ऐसी problem जो कि पूरी इकोनॉमी एज अ होल फेस कर रही है। पहली बात। दूसरी बात, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील किसके साथ करता है, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ में। अब देखो एक वेरिएबल तो हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड, एक वेरिएबल तो हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड, और एक वेरिएबल हो गया दोस्तों आपका एग्रीगेट डिमांड। ठीक है ना। अब इंडिविजुअल डिमांड को तुम कहां पढ़ रहे हो, इंडिविजुअल डिमांड को तुम पढ़ रहे हो बेटा माइक्रो के अंदर, और एग्रीगेट डिमांड को कहां पढ़ रहे हो तुम, एग्रीगेट डिमांड को तुम पढ़ रहे हो मैक्रो के अंदर। क्यों, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या है और मैक्रो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बाय एनी सिंगल कंज्यूमर। सपोज कर लीजिए मेरे पास में ये मोबाइल फोन है, ठीक है, इस एक मोबाइल फोन की डिमांड कोई एक पर्सन कर रहा है तो ये है इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन हमारी इकोनॉमी के अंदर एक छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी जो मिसाइल बन रही है उन सबकी कलेक्टिव डिमांड बाय 140 करोड़ इंडियंस, है ना। या यूं समझ लीजिए कि हमारे देश में जो भी चीजें बनी उन सबकी डिमांड चाहे कोई भी करे, उन डिमांड को जब अपन क्लब कर लेंगे तो ये डिमांड क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड होगी। तो पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान के उस एक यूनिट की जो डिमांड है फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो वो क्या है दोस्तों, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो एक बहुत सिंपल सी चीज हो गई, इंडिविजुअल डिमांड में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट की डिमांड बाय सिंगल कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं, और एग्रीगेट डिमांड में हम लोग बात करते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर बन रहे हैं, ठीक है ना, उन सबकी कलेक्टिव डिमांड क्या है, बाय ऑल द पर्संस, बाय ऑल द सेक्टर्स। अब सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं नेशन के, उसके बारे में अभी डिस्कशन मैं करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो जनता आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है क्या, फटाफट से मुझे बता दो भैया कमेंट करके, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील किसके साथ करता है, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ, है ना। अब एक इंडिविजुअल बंदे की डिमांड एग्रीगेट तो नहीं है, दैट इज द इंडिविजुअल, लेकिन ऐसे ही जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो जो भी चीजें डिमांड कर रहे हैं उन सबकी डिमांड को क्लब कर दें तो व्हाट काइंड ऑफ डिमांड वी विल बी हैविंग द एग्रीगेट डिमांड। अभी एग्रीगेट डिमांड क्या कोई छोटा बड़ा इशू है क्या, नहीं सर, बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो ये कहां पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ में, जैसे कि नेशनल इनकम, एक बंदे की इनकम नहीं, पूरे नेशन में जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम। तो यार बहुत बड़ी बात है, एग्रीगेट डिमांड, एक बंदे की डिमांड नहीं, पूरे नेशन में जितने भी लोग हैं उन सबकी डिमांड, है ना। एग्रीगेट सप्लाई, किसी एक पर्सन की एक फर्म की सप्लाई नहीं, जितने भी नेशन के अंदर फर्म्स हैं सुई से लेके मिसाइल बनाने वाली, उन सबकी कॉमन सप्लाई के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, क्या उम्मीद करता हूँ कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। फिर हम बात करते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है किसके ऊपर डील करता है, इट डील्स इनटू टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस इंटरलिंकेजेस दैट में एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स, है ना। अब देखो ये सेक्टर्स क्या है, बार बार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी के जनरली 4 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। सबसे जो पहला सेक्टर होता है ना, जो सबसे पहला सेक्टर होता है वो होता है हाउस होल्ड सेक्टर। यानी हम 140 करोड़ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाउस होल्ड से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं।
क्या करते हैं, किसी ना किसी हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं एक फैमिली से आता हूँ, तो मेरी फैमिली में कौन है भैया, 5 लोग होंगे, मेरे मदर हैं, मेरे फादर हैं, ब्रदर हैं, है ना, वाइफ है, इस तरीके से 4-5 लोग होंगे मेरे फैमिली के अंदर, तो वी आर अ हाउस होल्ड। तो ये जो हाउस होल्ड है ये क्या करते हैं, ये मार्केट में जो भी चीजें बनी उसको डिमांड करते हैं, है ना, और साथ ही साथ में जो प्रोड्यूसर्स हैं उन प्रोड्यूसर्स को ये फैक्टर सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये क्या होती है फैक्टर सर्विसेज, क्या डिमांड होती है, सब चीजों के बारे में मैं 1 बाय 1 आगे बात करने वाला हूं। अभी बात करें सेक्टर्स की, तो पहला तो हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, यानी इकोनॉमी के अंदर एक तो है हाउस होल्ड्स, दूसरा इकोनॉमी के अंदर है दोस्तों प्रोड्यूसर्स। कौन है दोस्तों, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो पहला हो गया हाउस होल्ड, दूसरा हो गया प्रोड्यूसर्स, तीसरा कौन है इकोनॉमी के अंदर, तीसरा इकोनॉमी के अंदर है सर गवर्नमेंट, ठीक है ना। तीसरा कौन है दोस्तों इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर तीसरा है बेटा गवर्नमेंट, ऑलराइट। और फोर्थ जो है वो फोर्थ है सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं। ओके, तो जो फोर्थ है वो बेसिकली हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सटर्नल सेक्टर भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर भी बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। देख, किसी भी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स हैं, एक हाउस होल्ड है, एक प्रोड्यूसर है, एक गवर्नमेंट है, एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब ये चारों के चारों जो सेक्टर्स हैं एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, है ना। कैसे डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जब डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो इनके इंटरलिंकेजेस की जो स्टडी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। एक बहुत सिंपल सा लेआउट दूं कि एक प्रोड्यूसर है, मान लीजिए अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जी है ना, मुकेश अंबानी जी ने कहा कि यार मैं अब तक तो क्या बना रहा था, ऑयल बना रहा था, क्या बना रहा था अब तक, ऑयल बना रहा था, ठीक है। अब मैं टेलीकॉम के अंदर आना चाहता हूँ, है ना। अब जैसे ही टेलीकॉम के अंदर आना चाहता हूँ तो मैं क्या बनाऊंगा, जियो बनाऊंगा, है ना। माइंड ये पहले मैं ऑयल बना रहा था, अब मैं क्या करूंगा, जियो सर्विसेज बनाऊंगा। तो ऑयल क्या बन गया, जियो बन गया, है ना। तो अनिल मुकेश अंबानी जी को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी लैंड की। अब या तो लैंड वो खरीदे या किसी हाउस होल्ड को बोले कि भाई तेरी लैंड है, तेरी लैंड के ऊपर मैं टावर लगाना चाहता हूँ, उसके ऊपर से किराया ले लेना मुझसे, ठीक है। तो उससे वो लैंड लेगा, तो हाउस होल्ड क्या करेगा, इस प्रोड्यूसर को लैंड देगा। फिर मुकेश अंबानी जी बोलेंगे कि अच्छा तुम्हारे घर में कोई इंजीनियर भी है क्या, नेटवर्क इंजीनियर, मुझे टावर के ऊपर लगाने के लिए नेटवर्क इंजीनियर की भी जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा हाउस होल्ड बोलता है हाँ भैया हमारे घर में नेटवर्क इंजीनियर है हमारा बेटा, ठीक है ना, बताओ तुम क्या तनख्वाह दोगे, कि भैया 50,000 रुपये इसको भी देंगे, ठीक है। तो जिस जमीन पर टावर लगाया 50,000 रुपये उसको रेंट दे दिया, जिस बंदे को इसने हायर किया नेटवर्क इंजीनियर को, उसको भी 50,000 रुपये की तनख्वाह क्या कर दी, प्रॉमिस कर दी कि भाई तू भी ले लेना, ठीक है। फिर मुकेश अंबानी जी ने कहा कि यार ठीक है, अब जब टावर लगाऊंगा तो करोड़ों रुपए लगेंगे, है ना, तो एक काम करते हैं किसी से लोन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मुकेश अंबानी जी ने भैया लोगों को बोला लोन दोगे क्या मेरे को, ठीक है। लोगों ने बोला हाँ यार मुकेश अंबानी तुम बड़े बढ़िया आदमी हो, दे दो तुम, हम तुमको लोन देते हैं, है ना। तो उनको बेसिकली एक तरीके से कैपिटल दी, और इस कैपिटल के ऊपर मुकेश अंबानी जी को क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। किनको, इन्हीं लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा किनका है, लोगों का है। बैंकों में पैसा है तो भी वो बैंकों में पैसा लोगों का ही है, और मुकेश अंबानी जी उसके ऊपर क्या करेंगे, ब्याज चुकाएंगे। और मुकेश अंबानी जी खुद जियो को बेसिकली क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन ये खुद किसी हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं, है ना, ये खुद किसी हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं, अंबानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब वो वहां पे आके इस जियो को चलाएंगे, पूरा इसका ऑपरेशन संभालेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या लेके जाएंगे कि वो क्या यार इतना सारा रिस्क मैं लूं, लोगों को कंबाइंड मैं करूं, है ना, पैसा मैं लेके आऊं, रोकड़ा मैं लेके आऊं, सेल करने की टेंशन मेरी, सारी चीज मेरी, तो मैं तो बन गया एंटरप्रेन्योर, है ना, उद्यमी जिसको हम लोग बोलते हैं। और मैं क्या लेके जाऊंगा, प्रॉफिट लेके जाऊंगा, समझ गए। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है, तो जब जियो अपनी सर्विसेज बनाएगा तो ये बेचेगा किसको, इन्हीं हाउस होल्ड को, समझ गए। तो ये दो सेक्टर एक दूसरे से क्या इंटरडिपेंडेंट है, और ये जो स्टडी हम लोग करते हैं किसमें करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इतना डेप्थ में जाके कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने की कि आपको एक भी डाउट ना रहे। फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, एक सेपरेट ब्रांच की तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बताओ, ठीक है। तो ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो बार बार कई बार पूछा गया है अपने से सीबीएसई के बेसिकली पेपर्स में, ठीक है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। इकोनॉमिक्स था ना, तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो डालने की जरूरत कहां थी, ठीक है ना, व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच कब बना, जब एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुए थे जॉन मेनार्ड कीन्स। क्या नाम था बेटा, ध्यान रखना, जॉन मेनार्ड कीन्स। अभी इनके बारे में इतनी ही चर्चा करेंगे, इससे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में। एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स, और उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी। क्या नाम था दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बुक का,
इस बुक का जो नाम था वो था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और ये बुक इनकी पब्लिश होती है 1936 के अंदर, ठीक है ना। तो बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी, और ये बुक पब्लिश होती है 1936 के अंदर, ठीक है। तब से मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ स्टडी पढ़ी जाने लगी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो के जो फादर हैं वो जनरली कौन है बेटा, ध्यान रखना, एल्फ्रेड मार्शल। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं वो किसे माने जाते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स को ही हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर मानते हैं, ठीक है ना। तो जॉन मेनार्ड कीन्स जो है दैट इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ओके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चीजों को और समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया, बेसिक लेआउट समझ में आ गया। अब जब मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ ही गया है तो अब हमारे लिए जो समझना है जरूरी वो क्या है सर, नेशनल इनकम की, ठीक है सर। हम लोगों को समझ में आ गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरी इकोनॉमी की कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में डील करते हैं, है ना। अब नेशनल इनकम जो है ये किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम तो है नहीं, ये किसकी इनकम है, पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम को अगर हम क्लब कर लें, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है बच्चा, है ना, क्लियर। तो भाई नेशनल इनकम क्या होती है, एक आध दिन में खत्म हो जाएगा, नहीं सर। नेशनल इनकम तो ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। तो अब हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो क्या समझने जा रहे हैं सर, अपना बहुत ही प्यारा चैप्टर, और वो है बेटा नेशनल इनकम। क्या है बेटा, नेशनल इनकम, ठीक है क्या। तो ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है नेशनल इनकम, ठीक है। चलिए सो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नेशनल इनकम क्या है, सर बताओगे आप, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने वाला, नेशनल इनकम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा जितने भी लोग अगर इस सेशन को लाइक करते हो, ठीक है क्लियर, तो मैं आगे से आगे वीडियोस लेके आता रहूंगा। दूसरी बात, जितने भी लोग बेसिकली जो इस सेशन को पढ़ रहे हैं, अगर कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट में लिख देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी वो सारी की सारी चीजें जो है, वो सारी की सारी जो क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब रेडी होंगे। नेशनल इनकम होता क्या, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है उसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, है ना। उसकी डेफिनेशन से कई सारी बातें निकलेगी। अब जो कई सारी बातें निकलेगी धीरे धीरे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो नेशनल इनकम एक दिन में कोई पढ़ा दे ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना, ठीक है। तो नेशनल इनकम को अभी, क्योंकि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम लोग कौन सी स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं नेशनल इनकम को, ठीक है। तो वैसी स्टडी करनी है। एग्जाम टाइम में मैं एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी वाला मॉड्यूल भी लेके आऊंगा कि भैया एक क्लास नेशनल इनकम क्लास, अब वो क्लास 2-3 घंटे 4 घंटे की होगी जो एग्जाम में काम आने लायक होगी। लेकिन अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि हमको मार्क्स पूरे चाहिए, थोड़े से मार्क्स से हमको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। ऑलराइट चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने नेशनल इनकम की है डेफिनेशन, है ना। नेशनल इनकम की क्या है दोस्तों, डेफिनेशन की भाई नेशनल इनकम जो है ये होती क्या है, ठीक है। तो बेटा दो तरह की इनकम के कॉन्सेप्ट आएंगे जब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो तो आएगा आपका नेशनल इनकम, और दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा आपका डोमेस्टिक इनकम। क्या कॉन्सेप्ट आएगा दूसरा, डोमेस्टिक इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है और डोमेस्टिक इनकम क्या है, इन दोनों ही चीजों को हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, समझना है, ठीक है। अब नेशनल इनकम के बारे में अगर बात करें तो नेशनल इनकम बहुत सिंपल सा जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ रिपीट करना, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by the normal residents of the country during an accounting year, no matter they have earned it within the domestic territory or from outside the domestic territory। चाहे उन्होंने बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न किया या डोमेस्टिक टेरिटरी के अलावा कहीं से अर्न करके लेके आए, ये इनकम होनी चाहिए नॉर्मल रेजिडेंट्स की। और कौन सी इनकम होनी चाहिए, फैक्टर इनकम होनी चाहिए, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इट इज द सम टोटल, सम टोटल का मतलब एक तरीका का कॉम्बिनेशन टोटल, है ना, ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स। अब फैक्टर इनकम का मतलब क्या हो गया, है ना, इसको अगर हिंदी में देखने जाए तो इसका मतलब होता है कारक आय, है ना। अब फैक्टर इनकम क्या होती है ये आपके लिए समझना जरूरी होगा। क्या इसके अलावा कोई और भी इनकम होती है, बिल्कुल होती है दोस्तों, है ना। एक इनकम होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। इन दोनों ही चीजों को हमको समझना है। फिर हम बात करेंगे इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय, कौन अर्न करेगा इसको, इसको अर्न करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्या सर नॉर्मल रेजिडेंट्स के अलावा कोई और भी रेजिडेंट्स होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं सर। कौन होते हैं वो होते हैं नॉन रेजिडेंट्स, है ना। तो आपको रेजिडेंटशिप भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स
ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग 1 ईयर, है ना। अब ये 1 ईयर बोल दो या वन अकाउंटिंग ईयर बोल दो, दोनों ही चीजें चलेगी, है ना। हम अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं, सो ड्यूरिंग 1 ईयर यानी 1 अकाउंटिंग ईयर, ऑलराइट। अब बात करते हैं नो मैटर वेदर इट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे ये डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई हो या फिर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई हो, ठीक है। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि ये इनकम किसकी, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम है। किसकी इनकम है दोस्तों, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम है ना। और कौन सी इनकम है, फैक्टर इनकम है। तो नॉर्मल रेजिडेंट की फैक्टर इनकम का सम, चाहे उन्होंने डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया हो या फिर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया हो। तो आपके लिए समझने वाली जो बात है अब इस पूरे टॉपिक में, वो क्या क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर थोड़ी सी नजर हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो समझना है आपको, वो समझना है कि फैक्टर इनकम क्या होती है ना। सबसे पहले जो समझना है आपको वो ये कि जो फैक्टर इनकम है ये क्या होती है। और फैक्टर इनकम के अलावा भी कोई इनकम होती है क्या, बिल्कुल होती है सर। तो एक तो हम लोग पढ़ेंगे अब फैक्टर इनकम, है ना, वर्सेस ट्रांसफर इनकम, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे सर, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है कि दूसरा जो कंपोनेंट हो गया सर, आपको नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ना है, ठीक है। तो एक आप पढ़ोगे अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है, ठीक है। ये भी आपको पढ़ना है कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है और नॉन रेजिडेंट कौन है, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको पढ़नी है, ठीक है ना, वो क्या पढ़नी है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है और अदर देन डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। तो ये तीन चीजें आप लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये तीन चीजें हम लोग समझ जाएंगे तो आगे की कहानी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। 1, 2 एंड 3, दीज 3 थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओके फ्रॉम नाउ। ये तीन चीजें हम लोग क्या करेंगे सर, अब से पढ़ेंगे कि एक ये पढ़ लिया डिफरेंस, एक ये पढ़ लिया और एक ये डिफरेंस पढ़ लिया। ये तीनों चीजें आप लोगों को क्या करनी होगी बेटा, पढ़नी होगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें क्लियर हैं आपको, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या होता है, इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग 1 ईयर। अब ये जो 1 ईयर है अपना, ठीक है ना, ये 1 ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर है। क्या है दोस्तों, ये 1 ईयर जो है ये अपना अकाउंटिंग ईयर है ना। ये 1 ईयर क्या है बेटा, अपना अकाउंटिंग ईयर है, ओके। ये 1 ईयर जो है अपना ये अकाउंटिंग ईयर है, ओके। और ये जो अकाउंटिंग ईयर जनरली कहां से शुरू होता है, ये अकाउंटिंग ईयर जनरली शुरू होता है 1 अप्रैल से, है ना। जैसे कि मान लो अभी जो प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, ये क्या चल रहा है, 1 अप्रैल 24 से ये चलेगा 31 मार्च 2024, है ना। तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो टाइम पीरियड चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग ईयर। तो एक अकाउंटिंग ईयर में नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कितना फैक्टर इनकम अर्न करी है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न करके लाए हो या फिर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी से, उन सबके जोड़ को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। आइए अब जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ठीक है सर, नेशनल इनकम जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको ये भी जरूरी है कि देश के अंदर सेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। तो सेक्टर्स पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद में हम लोग नेशनल इनकम के रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स के ऊपर भी क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि नेशन के 4 सेक्टर्स कौन कौन से, है ना, तो 4 सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन है, ठीक है। व्हाट आर द 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे जो पहला सेक्टर है आपका, वो क्या है दोस्तों, हाउस होल्ड सेक्टर। क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। फिर जो सेकेंड सेक्टर है आपका, वो है फर्म्स या प्रोड्यूसर बोल दो आप उसको। थर्ड होता है बेटा गवर्नमेंट। क्या होता है, थर्ड गवर्नमेंट। और फोर्थ जो होता है वो एक्सटर्नल सेक्टर होता है। क्या होता है, फोर्थ होता है बेटा आपका एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, जिसको आप लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हो। क्या बोलते हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हो। हमेशा ध्यान रखना, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें केवल और केवल ये 2 सेक्टर्स हैं, केवल और केवल ये 2 सेक्टर्स हैं। कहने का मतलब हो गया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड्स और फर्म्स हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी, ऑलराइट।
फिर एक ऐसा सेक्टर जिसमें हाउस होल्ड भी है ना, हाउस होल्ड भी है, प्रोड्यूसर भी है और गवर्नमेंट भी है। ऐसी इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर ये चारों के चारों सेक्टर्स है, मतलब हाउस होल्ड भी है, फर्म्स भी है, गवर्नमेंट भी है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है, यानी एक्सटर्नल सेक्टर भी है। दैट इज नोन एज फोर सेक्टर इकोनॉमी। क्या होता है? फोर सेक्टर इकोनॉमी। अब यहां एक सिंपल सी बात देखिएगा कि इंडिया कैसी इकोनॉमी है। इंडिया टू सेक्टर इकोनॉमी है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी है, फोर सेक्टर इकोनॉमी है। तो इंडिया जो है एक फोर सेक्टर इकोनॉमी है, जहां पे हाउस होल्ड्स भी हैं, यानी हम 140 करोड़ की जनता जनार्दन जो है वो किसी ना किसी हाउस होल्ड के अंदर बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड है ना, एक एक फैमिली के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है। फिर हमारा नेशन के अंदर प्रोड्यूसर्स भी हैं, छोटे से छोटे प्रोड्यूसर्स से लेकर बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर भी है ना, जो अपनी गुड्स बेचते हैं, जो अपनी सर्विसेज बेचते हैं। फिर हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट भी है ना, जो क्या करती है, एक तरीके से कमांड करती है पूरी इकोनॉमी को चलाती है। और फिर हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर भी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है, जिससे हम लोग चीजें इंपोर्ट करते हैं, जिनको हम लोग चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। समझ गए? जिनसे हम लोग कोई सर्विसेज हायर करते हैं, जिनको हम लोग सर्विसेज देते हैं, जिनसे हम लोग इन्वेस्टमेंट लेते हैं, जिनको हम लोग इन्वेस्टमेंट देते हैं। तो ये एक्सटर्नल सेक्टर भी। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो एक फोर सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है कि सर इस फोर सेक्टर इकोनॉमी का कोई ऑल्टरनेटिव नेम भी है क्या? बिल्कुल है, देखिए, है ना। इस फोर सेक्टर इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, है ना, ओपन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इस फोर सेक्टर इकोनॉमी को? वी कॉल इट एज ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेशन है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे यहाँ पे चीजें आ सकती है, हमारे यहाँ से चीजें जा सकती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे पास पैसा आ सकता है, हमारे यहाँ से पैसा जा सकता है। तो दिस इकोनॉमी इज बेसिकली कॉल्ड एज ओपन इकोनॉमी। अब जो थ्री सेक्टर इकोनॉमी है उसमें एक्सटर्नल सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, यानी ना तो बाहर से पैसा आएगा, ना बाहर से पैसा जाएगा, ना हम इंपोर्ट करेंगे, ना हम एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर से हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। एक तरीके से हम लोगों ने अपने आप को एक शैल में बंद कर रखा है। ठीक है। सो जो ऐसी इकोनॉमी है उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या कहोगे इसको? क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है। अब इस क्लोज्ड इकोनॉमी में कौन है? गवर्नमेंट है क्या? बिल्कुल है। इस क्लोज्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट है। क्लोज्ड इकोनॉमी विद गवर्नमेंट। ठीक है ना। क्या हो जाएगा सर? क्लोज्ड इकोनॉमी विद गवर्नमेंट। समझ गए? और ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी है इसमें क्या है सर? ना तो एक्सटर्नल सेक्टर है, ना ही गवर्नमेंट है। तो इसको तुम क्या बोलोगे? इसको तुम बोलोगे क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है ना, विदाउट गवर्नमेंट। क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट। ठीक है। सो दिस इज नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट। ऑलराइट। सो आज मैंने आप लोगों को एक बेसिक लेआउट देने की कोशिश करी। इसके बाद में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि नेशनल इनकम क्या होती है और उसके लिए हमको कौन कौन से कंपोनेंट्स को पढ़ना है, और एक फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी क्या होते हैं उसके ऊपर चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे दोस्तों, है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या है ना, फिर फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ये सारी के सारी चीजें हम लोग अपकमिंग क्लासेस के अंदर धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। ठीक है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जुड़े रहिएगा अपने इस चैनल से, ओके, जहां से आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट स्पेसिफिकली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मिलने वाला है। ठीक है। सो जुड़े रहिए इस चैनल से, और विश्वास मानिएगा आपकी नेशनल इनकम जो है ना इतनी बेहतरीन कर दूंगा कि आपको कहीं से भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।